हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको बताया, हम चैप्टर नंबर जो 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं लास्ट वीडियो में, और तीनों को मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है हमेशा की तरह से। और आपको बताया ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये किसी भी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बहुत से बच्चों को ये मुश्किल लग सकती है, बट हमें मुश्किल ये नहीं लगेगी क्योंकि हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया है और हमने एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल को थॉट प्रोसेस मतलब मैपिंग से किया है। हर एक एक्सरसाइज में जो भी नया टॉपिक था, सब में हमने मैपिंग या थॉट प्रोसेस को फॉलो किया है। तो उसी पॉजिटिविटी, उसी एनर्जी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको लगेगा कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कहीं किया है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल यही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। मैं आपको बता भी देता हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर शायद, हाँ जी, एग्ज़ाम्पल नंबर 45। तो अगर आप एग्जाम्पल नंबर 45 को देख के समझ चुके हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर दो, ये क्वेश्चन आप मत देखो, वो ये पहले ही कर चुके हो। अगर आपको लगता है कि हमें दोबारा से करना तो आप दोबारा से कर सकते हो, या आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे, क्योंकि एग्जाम्पल में भी है, तो आपको बहुत छोटा सा सोल्यूशन लगेगा। बट ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली अगर इसको मैं कंपेयर करना चाहूँ, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था एग्जाम्पल्स में कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक्सरसाइज 6.3 का 17 और 18 क्वेश्चन आप कह सकते हो। देखो, 17 और 18 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.3 के, वो दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और जिस तरह से भी बाकी टीचर्स ने उसको करवाया है या इसका सोल्यूशन जो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। आप देख के एक बार कर तो लोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे किया है, बट आपको उसको ऐसे लगेगा कि आप उसको क्रैम कर रहे हो। बाकी क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं होता। तो मैं हमेशा एक ही वे में चलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको किसी भी पॉइंट पर यही ना लगे कि हम यहाँ पर क्रैमिंग कर रहे हैं, कि पहले हमने ऐसा नहीं किया था, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब आपको पता है इसमें भी हम मैपिंग को या थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब वो जो थॉट प्रोसेस है हमारा, वो कुछ ऐसा है कि तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कर्व, पॉइंट और स्लोप के आसपास ही घूमेगा। तो मैं वही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, काफ़ी बातें हो गई। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2। सबसे पहली कंफ्यूजन, जैसे मैं बोलूँगा कि ये पैराबोला। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता? आपको पता, आप टीचर हो, पैराबोला वैसे आपको पता होना चाहिए। जब भी एक सिंगल पावर में हो, दूसरा जो है वो स्क्वायर में हो, तो वो पैराबोला होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप लिख सकते हो। आप ऐसा करो, y को 0 फिल कर लो तो x कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब y को 1 फिल कर लो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x कितना आएगा? +-2, यानी कि 2,4 -2,4, x तो आगे ही आएगा ना। एक पॉइंट और ले लो, ऐसा करो, आप कोई परफेक्ट स्क्वायर लेने की कोशिश करो। y को 4 फिल कर लो तो x स्क्वायर कितना आएगा? 4 × 4 मतलब 16, तो x कितना आएगा? +-4, 4,4 -4,4। और जब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे 0,0, ठीक है, x को 2 फिल किया तो y 4, x को -2 फिल किया तो भी y 4, x को 4 फिल किया y 4, x को -4 किया y 4। ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये हमारा पैराबोला है। तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये पैराबोला है। अगर आपको नहीं भी पता लगे तो आप इस तरह से जजमेंट कर सकते हो कि डायग्राम बनाना कुछ जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब उसके बाद पैराबोला हमने बना लिया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है विच पासिस थ्रू दी पॉइंट 1, 2। देखो, जितने भी हमने नॉर्मल के क्वेश्चन किए हैं या टेंजेंट के क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पर ऐसा होता है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट एट पॉइंट 1, 2। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट विच पासिस थ्रू 1, 2। अब इन दोनों बातों में फ़र्क है, ध्यान से देखना। ये आपका पैराबोला है, ठीक है। अगर तो वो ये बोलें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1, 2,
तो अगर मैं यहाँ पर पैराबोला बनाऊँ तो अगर नॉर्मल कुछ इस तरह से होता है, कर्व पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो बेसिकली पॉइंट है ये 1,2 है। एट 1, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन फाइंड कर दो, ये क्वेश्चन है एट 1,2। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो। यहाँ पर भी कोई नॉर्मल है जो 1,2 से पास कर रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये पॉइंट हमें नहीं पता, अगर हमें ये पॉइंट पता हो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब यहाँ पर बेसिकली हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लूँगा एच कॉमा के, तो चलो आगे बताऊँगा, पहले आप ये डिफरेंस समझ लो कि एट पॉइंट 1,2 का मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर भी है, वो नॉर्मल के ऊपर भी है, बट यहाँ पर ये पास हो रहा है तो ये पॉइंट कहीं पर अलग मतलब की डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है, बट ये यहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ऐसा कर सबसे पहले इसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है जो मैंने को रफ में समझाई है, ये पैराबोला आपकी कर्व है, तो ये उस पर नॉर्मल है और ये 1,2 से पास हो रहा है। अब देखो आपको पता है हमारे थॉट प्रोसेस या मैपिंग क्या कहती है कि हमारा क्वेश्चन कर्व, पॉइंट और स्लोप के आसपास घूमता है। तो कर्व हमें गिवन है और हमें क्या गिवन है वो लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखो लेट x² इज इक्वल टू 4y बी एनी कर्व। तो ये हमें एक कर्व गिवन है और हमें क्या गिवन है, ए नॉर्मल टू कर्व पासिंग थ्रू 1,2। तो कर्व हमें गिवन है तो और हमें पॉइंट गिवन है या स्लोप गिवन है। अब देखो यहाँ पर ना बेसिकली हमें हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट ढूंढना है। अगर ये वाला पॉइंट जो हमें मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। तो मतलब हमें हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। अब इसके बाद हमें लिखना है व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो मैं क्या फाइंड करना है, कर्व गिवन है, हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, मतलब पॉइंट या पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। तो देखो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, बेसिकली वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें बेसिकली नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। अब देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंट ऑफ स्लोप किस तरह से गिवन है। अब देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक ना पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट हमें पता करना है, इसका नेम रख लेते हैं कुछ एच कॉमा के। ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट एच कॉमा के बी एनी पॉइंट at which normal is drawn। ये कंप्लीटली आपकी लैंग्वेज है, आप जो मर्जी यूज़ कर लेना, at which normal is drawn। अब मैं कौन सा कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, अब हिंट ऑफ स्लोप कैसे गिवन है। अब आपको पता है स्लोप को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो। तो मैं लिख देता हूँ सिंस ये जो आपका नॉर्मल है, सिंस normal is a line passing through h comma k and 1,2। आपके सामने दो मतलब कि जो पॉइंट्स हैं उससे पास कर रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो, आपको पता है स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका आप मान लो x1 है, y1 x2 y2, इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ये कुछ जरूरी नहीं है। तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल या लाइन कितनी आएगी, 2 माइनस के 1 माइनस एच।
तो ये मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप लिख के अलग से रख लो। ठीक है, अब देखो, अब हमने स्लोप ऑफ हिंट ऑफ स्लोप से कुछ स्लोप जो है नॉर्मल की वो निकाल ली, बट हमारा टारगेट क्या है कि के और एच की वैल्यू को निकाल पाएँ। अब के और एच दो वैल्यूज़ हैं, मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस चाहिए। तो आपको पता है हमारे पास कर्व गिवन है, वही नो उसको भी यूज़ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप सोच रहे हो कि डेरिवेटिव क्यों कर रहा हूँ। अब आपको पता है डेरिवेटिव करते हमें क्या मिलता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, आपको पता है इसको मुझे डिफरेंशिएट करना था, तो मुझे डेरिवेटिव करना है पहले पावर का, पावर एक आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x, 4 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है y का। तो 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 4 dy बाई dx। तो यहाँ से आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी 2x बाई 4। तो ये कट हो रहा है तो इसको कट कर दो, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास x बाय 2। ठीक है, तो मुझे देखो, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ। अब देखो यहाँ पर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो h, k पर निकाल रहा हूँ। वो क्यों निकाल रहा हूँ, देखो ये आपका क्वेश्चन है ना। तो अब जब मैंने इस कर्व का डेरिवेटिव किया तो मुझे इस पॉइंट पर यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई। अब वो किस पॉइंट पर आएगी, h, k पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा करो, x की जगह पर h फिल कर दो। तो ये हमें क्या मिल गया, देयरफॉर mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई हमें, कितनी है h बाय 2। तो आपको पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट आपके सामने, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और आपको पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखो, आपको पता है क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी है, -1। तो यहाँ से भी मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की कोशिश करूँगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब mn इज इक्वल टू -1 बाय, इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप उधर ले जाओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब mt। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज mn कितनी आ गई हमारी, -1 बाय, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, h बाय 2 मतलब -2 बाय h। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब mn कितनी आ गई, -2 बाई h। अब इसको भी आप लिख के रख लो। अब आपको पता है लास्ट पेज पे हमने एक इक्वेशन लिखी थी स्लोप ऑफ नॉर्मल की, मतलब इक्वेशन नहीं, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमने निकाली थी 1 में, और यहाँ पर भी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल हैं, वो कितनी थी 2 - k 1 - h, ये कितनी है -2 बाय h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2h - kh -2 प्लस 2h। अब ये 2h और 2h आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना बच गया, -kh इज इक्वल टू -2। अब आप ये माइनस भी कट कर सकते हो। तो यहाँ से ना आप ऐसा करो, चाहे h की वैल्यू निकाल लो, चाहे k की, मैं k की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी आएगी 2 बाय h। तो k की वैल्यू जो है वो मैंने निकाल ली, इसको आप नंबर 3 दे दो। ठीक है, अब बेसिकली मुझे k और h में रिलेशन ही चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल लास्ट मतलब पॉइंट पे आ चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम समझ लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया k और h में रिलेशन आ चुका है। अब फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये जो h, k पॉइंट है, ये इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। आपको पता है स्टार्टिंग मैंने लिखा भी था कि लेट h, k बी एनी पॉइंट ऑन गिवन कर्व थ्रू विच द नॉर्मल इज ड्रॉन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस
एच कॉमा के आल्सो लाइज ऑन गिवन कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो x की जगह पर आप h फिल कर दो, y की जगह पर k। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2/h। यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग 3। तो यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, h³ इज इक्वल टू 4 2 8, तो विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2। तो h की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं आया। देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता तो मैं लिखता प्लस माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। बट क्यूब का हमेशा एक ही आंसर होगा, प्लस माइनस में मतलब नहीं होगा, क्योंकि +2 का क्यूब 8 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, तो इसकी एक ही वैल्यू आएगी। अब आल्सो एज k इज इक्वल टू 2/h विच एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2/2, तो ये कट हो जाएगा, तो कितना आ गया 1। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1। तो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो आ गया। अब जैसे ही हमारे पास पॉइंट आ गया, आपको पता है अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो देखो वी नो, आप कोई भी लिख सकते हो, वी नो। देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई नॉट स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स नॉट। अब ये पॉइंट तो हमारे पास आ चुका है, इसकी स्लोप देखनी है। वी नो स्लोप ऑफ नॉर्मल आज ही हमने कैलकुलेट की है, वो कितनी थी -2/h। तो अब h की वैल्यू फिल कर दो, h कितना है हमारा 2, तो ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई -1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इतनी होती है। तो पॉइंट कौन सा, अब 2,1, तो y माइनस, इसको आप लिखना चाहते हो लिख लो x0 y0, तो y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस x0। अब अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको NCERT के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, तो y प्लस एक्स, इसने NCERT वालों ने सभी को इधर लिखा है, तो विच एम्प्लाइज x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में 2-3 बातें समझने वाली थी। तो देखो एक तो ये था कि नॉर्मल जो है 1,2 पॉइंट पर नॉर्मल एट 1,2 नॉर्मल मतलब बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कि एक तो ये है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,2 मतलब ये पॉइंट 1,2 है जहाँ पर नॉर्मल बना हुआ है। एक पॉइंट ये है कि नॉर्मल हमारा 1,2 अलग से कोई पॉइंट है उसमें से पास हो रहा है। सबसे मेन समझने वाली बात यही थी। तो मेनली हमें कर्व गिवन थी। अब यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट हमें खुद से सपोज करना पड़ेगा h, के, तो मतलब यहाँ पर हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, हुई 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हमें बेसिकली ये पॉइंट फाइंड करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हमने 2 पॉइंट्स से इसकी स्लोप निकाल ली, 2 माइनस के 1 माइनस एच। ठीक है, अब मैंने कर्व की हेल्प से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डेरिवेटिव करके भी इसकी स्लोप निकाल ली, कितनी -2/h। दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल है इक्वल रखा, तो मेरे पास k में एक रिलेशन आ गया 2/h। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, आपके सामने है, तो मैंने कर्व के ऊपर लाई करवा दिया, k की वैल्यू h में फिल कर दी, तो h की एक वैल्यू आ गई 2, उसको वापस से फिल किया तो k की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमारा पॉइंट गिवन था, हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है, पॉइंट भी है, तो इस तरह से मैंने ये इक्वेशन लिख दी है। अब ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, एग्जाम्पल नंबर 45 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन की पॉइंट्स में भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आपने खुद से कर लिया इसको बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपने नहीं भी किया तो दोबारा से इसको समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी ऐसे ही थे एक्सरसाइज 6.3 में। मैंने आपको उसी वे में एक ही तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात कर लेते हैं। शो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा
cos थीटा इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि ये क्वेश्चन हमें किस एक्सरसाइज में से पूछा गया है। तो नॉर्मल की बात हो रही है, मतलब ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में से पूछा गया है, मतलब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है। और यहां पर दूसरी जो कंफ्यूजन, देखो पहला डाउट हमें ये क्लियर कर लिया पेपर में कि ये क्वेश्चन कहां से आया। दूसरा क्वेश्चन मतलब कि आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर हमें तो वहां पर कर्व दी होती है और कर्व मोस्टली ऐसी कुछ फॉर्म में होती है, मान लो कुछ भी ऐसे करके कुछ दिया होता है। अब यहां पर x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो इससे कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद है हमने ऐसे क्वेश्चन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में पहले भी किए हैं, आपको बता भी सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th। अब बताने का रीज़न यही रहता है कि आप उन क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन से कंपेयर कर पाओ और फिर आप उस क्वेश्चन को उसी वे से सोचने लगते हो और फिर आपको लगता है कि यस ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो देखो x भी थीटा की टर्म में दिया गया है, y भी थीटा की टर्म में दिया गया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब हम इनको इकट्ठा ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व ही बनेगी। तो हमें नॉर्मल जो है उसकी पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू दी कर्व, ये कर्व है हमारी, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। अब ये तीसरी नई बात है, अब ये हमने पहले नहीं किया, मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता कि ये भी हमने पहले किया, बट हाँ ये क्लास 12th में हमने नहीं किया, बट हाँ हमने इससे पहले शायद स्ट्रेट लाइन में ऐसा कुछ किया होगा। अगर आपको नहीं भी पता, छोटा सा फॉर्मूला है वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। तो पहला हमारा जो फोकस है वो यही होना चाहिए कि हमें नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। और आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि हमारा जो अपना थॉट प्रोसेस है या मैपिंग है, कर्व पॉइंट स्लोप, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो कर्व पॉइंट और स्लोप के आसपास ही घूमता है। तो यहाँ पर हमारी कर्व जो है वो भी हमें गिवन है, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, एट पॉइंट थीटा। अब नॉर्मली क्वेश्चंस में हमें थीटा π/4 दिया होता है, π/2 दिया होता है, बट यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ये थीटा ये हमारा क्या है, पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे है आपके मन में डाउट होगा, मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा। तो पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, बेसिकली हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखो हमेशा की तरह हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो लेट, आपको पता है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। तो ये हमें गिवन है, ये हमारी क्या है, कर्व। आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो ये हमारी बेसिकली कर्व है। ये लिखने का रीज़न यही रहता है कि आप उसी के आसपास सोच पाओ। अब हमारा पॉइंट कितना है, अब हमें पॉइंट भी गिवन है। तो पॉइंट हमें कितना गिवन है, पॉइंट है थीटा। तो अब पॉइंट ऐसा तो नहीं होगा, हमें पॉइंट जो चाहिए होता है वो एक्स और वाई की फॉर्म में चाहिए होता है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर मतलब 5th और 6th देखोगे या एग्जाम्पल नंबर 20 भी ऐसी थी, तो वहाँ पर मैंने ऐसा ही किया था, इसमें थीटा की वैल्यू को फिल किया था। तो थीटा, ये पॉइंट थीटा ही है, तो देयरफॉर एक्स कितना आ गया, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। थीटा की जगह मैंने थीटा ही लिख दिया। अब आपको लग रहा होगा आप फालतू कर रहे हो, ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इसको दोबारा से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस में हमें थीटा की वैल्यू गिवन होती है कि π/2 π/4। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास x और y में कुछ आंसर आ जाता है, मतलब हमारा पॉइंट आ जाता है। तो विच इम्प्लाइज, अब हमारा पॉइंट कितना है, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, थोड़ा सा बड़ा है, और y कितना है, ए साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है और ये हमारी कर्व है। तो अब हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो हमें बेसिकली जो है वो नॉर्मल जो है एट एनी पॉइंट थीटा वो कांस्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से, ये मतलब कि हमें शो करना है, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट हमारे पास है, कर्व भी हमारे पास है, मतलब यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्लोप,
ठीक है, तो हमें स्लोप फाइंड करना है, कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप हमें फाइंड करनी है। तो ऐसा करते हैं, उसको हम कर लेते हैं। तो हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा सेम ये ऐसा डेरिवेटिव हम पहले भी कर चुके हैं। मुझे एक्सरसाइज अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं 5.6 पैरामीट्रिक इक्वेशन, एक्स भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, वाई भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स को लिखते हैं ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है ए कॉस थीटा का, मुझे डेरिवेटिव करना है ए थीटा साइन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस थीटा का, अगेन ए कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है थीटा साइन थीटा का। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो डेरिवेटिव करते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम पैरामीट्रिक के अंदर भी कर चुके हैं, आप देखना ध्यान से। तो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है थीटा। तो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है थीटा साइन थीटा। अब जो थीटा साइन थीटा बेसिकली यहाँ पर दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कैसे करेंगे, तो थीटा एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन थीटा का, साइन थीटा एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है थीटा का। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, इसको लिख लो, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। अब यहाँ पर देखो, घबराओ मत इतनी टर्म्स देख के, सिर्फ इन 3 चीज़ों पर ही हमें ध्यान रखना अपना। ठीक है, तो साइन थीटा का कॉस साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है थीटा, साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है, तो कितना आएगा माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो माइनस ए साइन थीटा, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। अब आपके सामने हैं ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मेरे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए थीटा कॉस थीटा। तो इसको आप लिख के रख लो अलग से और इसको आप नंबर दे दो। अभी तक हमने कोई नंबर तो नहीं दिया, तो इसको नंबर दे दो आप 1। अब देखो इसके बाद फिर से y लिखते हैं, y को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y कितना था हमारा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है a साइन थीटा का, मुझे डेरिवेटिव करना है a थीटा कॉस थीटा का। तो यहाँ से a बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन थीटा का, a बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है थीटा कॉस थीटा का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना आया, डी वाई बाई डी थीटा ए, तो साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इस माइनस का ध्यान रखना, कुछ बच्चे इस माइनस को लेके गड़बड़ कर देते हैं, वो डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देते हैं कि उनको प्रोडक्ट रूल पहले से आता होता है कि इसको जल्दी जल्दी में कर देते हैं और माइनस की गलती हो जाती है। ठीक है,
तो थीटा एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस थीटा का, कॉस थीटा एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है थीटा का। तो डी वाई बाई डी थीटा, ए कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा 1, थीटा कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा 1। अब देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा, ए कॉस थीटा, अब यहाँ पर माइनस ए माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं यहाँ पर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कि डाल दिया गया, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो हमारी डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, ए थीटा साइन थीटा। तो इसको भी नंबर दे दो, ठीक है, इसको नंबर दे दो 2। अब आपको बताया हमने डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी, ऐसा क्यों करेंगे, y चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मतलब y चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको आप इलॉजिकल तरीके से भी याद रख सकते हो, वैसे ये वैलिड नहीं है कि ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स रह गया। ठीक है, तो जिस तरह से मर्जी आप याद रख लेना, बेसिकली हमें याद ही रखना है। तो डिवाइड 2 बाय 1, तो डी वाई बाई डी थीटा को आप डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी थीटा से, तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स को आप जानते हो ये क्या है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ए थीटा साइन थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी थी, ए थीटा कॉस थीटा, तो ये भी कैंसिल आउट। तो बेसिकली मेरे पास कितना रह गया, टैन थीटा। अब देखो ये जो टैन थीटा आया हमारा, ये क्या है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी होती है। अब ऐसा करती हूँ, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। अब देखो एट दिस पॉइंट, ये आपको याद है ना, हमने स्टार्टिंग में पॉइंट निकाला था ए थीटा साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, ये बेसिकली एक्स की वैल्यू है, ये बेसिकली वाई की वैल्यू है। तो उस पॉइंट पर जब मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली, तो यहाँ पर एक्स और वाई में फिल करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में आपस में क्या रिलेशन होता है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल सेम पॉइंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। तो ये लिख लेते हैं। अब आपको पता है क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, कितनी आ गई, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो विच एम्प्लाइज mn -1 बाय tan थीटा, और 1 बाय tan थीटा कितना होता है, cot थीटा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई हमारी, -cot थीटा। तो स्लोप जो है, जो हमारा एक चीज़ थी निकालने वाली, वो हमने निकाल ली है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो मेंशन कर लो कि tan थीटा कितना होता है, 1 बाय cot थीटा, या 1 बाय tan थीटा कितना होता है, cot थीटा। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है आ चुकी है। अब जस्ट हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, और आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है। अब देखो आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है x0, ये y0, और ये आपकी स्लोप है, तो y माइनस y0। अब पॉइंट काफ़ी बड़ा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप
एक्स माइनस एक्स नॉट, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है स्टेटमेंट, इसको नेक्स्ट पेज पे आराम से सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ पर हम आराम से सॉल्व करेंगे इसको, तो थोड़ा सा इसको खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको सिंपल सी इक्वेशन में लिखना, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो एक्स माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा। तो पहले तो मैंने ब्रैकेट, ये जो माइनस है ना, ये खोली है। अब ना ऐसा करो, सब कुछ साइन और कॉस में है, इसको भी लिख लो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आपको पता है कॉट थीटा इतना ही होता है। अब यहाँ पर माइनस को खोल लो, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। यहाँ पर आप मेंशन कर लेना, बिकॉज कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है जी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी करते हैं, माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो टर्म्स हैं ये तो बिल्कुल सेम है, तो ये तो कट होगी, अच्छी बात है। अब हमारे पास ऐसा करो, जो ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को इकट्ठा करने की कोशिश करो, एक्स और वाई इधर ले आओ, तो वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म्स है ना, ये वाली और ये वाली, ये इकट्ठी लिख ली मैंने। ठीक है, तो और क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप उधर ले जाओ, प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने, ये जो ग्रीन में है टर्म्स, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब आपको पता है, इसको ढंग से लिख लेते हैं, और एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, यहाँ से ए कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 1। तो अगर इसको मैं फाइनल इक्वेशन लिखूँ, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मली हमारा जो क्वेश्चन होता है वो यहीं तक होता है, बट इसमें एक एडिशनल बात पूछी गई है कि ये जो नॉर्मल है ना, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 11th में। अगर किसी पॉइंट का हमें किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको वो फॉर्मूला जो है वो लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये वो फॉर्मूला है जो हमने 11th में पढ़ा था। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो हमें याद ही करना है। तो देखो, अगर कोई पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट और ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है कि इस पॉइंट को एक्स नॉट को यहाँ पर एक्स में फिल करो, वाई नॉट को यहाँ पर वाई में, प्लस सी मॉडुलस, ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना आए। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, नीचे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, अब ओरिजिन कितना होता है 0,0 फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल मतलब लाइन कितनी है हमारी, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस जो है वो निकाल लेते हैं। 0 कॉस थीटा, एक्स की जगह पर 0 फिल कर दिया, 0 साइन थीटा माइनस ए मॉडुलस डिवाइड बाय एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपको पता है
तो अब देखो 0 इन समथिंग 0, 0 माइनस ए, तो ये 0 माइनस ए रह गया, उसका मॉडुलस है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ध्यान से देखो ये वाला फॉर्मूला, तो ये तो आपको पता ही है कितना होता है 1, तो √1, तो माइनस ए का मतलब मॉडुलस कितना आएगा a/1। तो डिस्टेंस जो है ए क्या है हमारा, ए कांस्टेंट है, देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसका मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला, वो कितना है ए, मतलब ये कांस्टेंट है, और यही हमें एक्स्ट्रा बात जो है वो प्रूव करनी थी। नॉर्मली हमारा क्वेश्चन यहीं तक होता है। देखो यहाँ पर एक्स भी इन टर्म्स ऑफ थीटा था, वाई भी इन टर्म्स ऑफ थीटा था, तो मैंने वहाँ से पहले पॉइंट निकाल लिया। थीटा कोई वैल्यू नहीं दी गई, उन्होंने बोला कि एट पॉइंट थीटा पर निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, मेरा पॉइंट मिल गया। पॉइंट गिवन था, कर्व गिवन थी, उसको अलग अलग डिफरेंशिएट किया, dx/d थीटा, dy/d थीटा डिवाइड किया, तो अल्टीमेटली हमारे पास dy/d की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा। अब ये क्या थी, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब वहाँ से मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली, वो कितनी, माइनस कॉट थीटा। अब हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी थी, पॉइंट भी था, तो हमारे पास y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट। जिसको सॉल्व किया तो अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला कोई किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से वो अप्लाई किया, वो कितना है कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लेंथी हो गया बट इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब आपको मेरी बात पे यकीन तो होगा नहीं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मतलब हमें इंटरवल्स ढूंढने हैं, मतलब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर इंटरवल्स ढूंढने हैं। तो मतलब हम ये वाली मैपिंग फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ पर x की वैल्यूज़ आएंगी, नंबर लाइन पे बनाएंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो चेक करेंगे। अब आपको यकीन नहीं है कि हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्सरसाइज 6.2 9th क्वेश्चन वो था y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इसको जरा सॉल्व करना। 4 साइन थीटा, इसको उधर ले जाओ, माइनस 2 थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा। तो 4 साइन थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा। तो सेम स्टेटमेंट है, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर बस उस क्वेश्चन में ये चेंज था कि उसमें हमें ये प्रूव करवाना था कि वो किसी खास इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो वहाँ पर सारा क्वेश्चन में डेरिवेटिव सेम किया, सब कुछ सेम किया, बट वहाँ पर लास्ट में हमने जाके प्रूव करवा दिया कि डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। आप प्लीज़ जाके चेकआउट करना, सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2। यहाँ पर हमें इंटरवल ढूंढने हैं, तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। तो मेनली इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव ही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा और मिनिमा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का। बस अब डेरिवेटिव में गलती मत करना, अदरवाइज इस क्वेश्चन में और कुछ भी जो है वो इतना मुश्किल मतलब नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, अब यहाँ पर पावर 1 छोड़ देंगे, फंक्शन 2 हैं, डिवाइड में है, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है। अब मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूँगा डेरिवेटिव, क्योंकि आंसर लिखने को तो मैं भी लिख सकता हूँ, बट बहुत से बच्चे डेरिवेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं इतनी टर्म्स देख के। माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज़,
ठीक है, अगर आपको लगता है आपको डेरिवेटिव आता है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व कर लो, ये स्टेप्स जो हैं वो स्किप कर देना। ठीक है, मुझे डेरिवेटिव करना डिनोमिनेटर का 2 प्लस कॉस एक्स का होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। एफ डैश एक्स 2 प्लस कॉस एक्स, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 4 साइन एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, मुझे डेरिवेटिव करना है x कॉस एक्स का, माइनस 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस x कॉस एक्स। अब मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है 2 का, प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स का, होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अपना फोकस जो है वो डेरिवेटिव पे रखना, बहुत इजी है, बस समझ लो अलग अलग क्वेश्चन है, ये मत समझो एक स्टेटमेंट है। अब 4 तो बाहर है, कांस्टेंट था, साइन एंगल का डेरिवेटिव। अब मैं आपको ना एक बार रफ में करके दिखा देता हूँ। अब रफ में करने का रीज़न यही रहता है कि आपको एंगल का डेरिवेटिव करना आप भूलो मत। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है एक्स, एंगल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। अब यहाँ पर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि स्टेप्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, कॉस एक्स इंटू 1। ठीक है, तभी मैं 1 लिखता हूँ हमेशा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। अब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, अब ध्यान से करना प्लीज़। एक्स एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स का, प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर भटकोगे ना तो आपको क्वेश्चन गलत होगा। अगर आप बिल्कुल फोकस से करोगे तो आपको कोई भी मतलब मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज़। अब 2 का डेरिवेटिव 0। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कितना आ गया, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो एफ डैश एक्स 2 प्लस कॉस एक्स। अब देखो मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी करवा सकता था। अब इस स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट है ना, अब इस स्टेटमेंट को वापस मैं यहाँ पर लेके जा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेके जा सकता हूँ। हो सकता है कि डेरिवेटिव ये थोड़ा सा इजी हो जाए, बट मैं कोई भी चीज़ आपको क्रैमिंग करके नहीं देना चाहता। अगर आपको देखो, अगर आपने वो 9th क्वेश्चन देखा है तो आप इस तरह से डेरिवेटिव कर ही पाओगे, और अगर आपको लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन आया मतलब इस तरह से, तो उसको भी आपको डेरिवेटिव जो करना है वो आना चाहिए। तो 4 कॉस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। अब कॉस एंगल का डेरिवेटिव हमने अभी अभी किया है, माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो ये खत्म हो गया। 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर कितना रह गया, माइनस साइन एक्स। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहता तो मैं भी यहाँ पर शॉर्टकट मार सकता हूँ, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करके यहाँ पर लास्ट में अपना आंसर दे सकता हूँ, बट मुझे ये होता है कि सब बच्चों को साथ में लेके चलना है ताकि सभी सीख सकें। अगर आपको लगता है कि मुझे तो आता है, ये बहुत ईजी है मेरे लिए, तो इसको वीडियो को स्किप कर दो यहाँ से। तो 2 प्लस कॉस एक्स, तो 4 पहले ब्रैकेट के अंदर सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, इस माइनस को मैं अंदर लेके जाता हूँ, माइनस कॉस एक्स। तो ये हो गया माइनस। अब ऐसा करो, इस माइनस को अंदर ले आओ, ये बनेगा माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स।
माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसको सॉल्व ही करना है। 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी नंबर ऑफ टर्म्स और भी इंक्रीज होंगी, तो एफ डैश एक्स 2 प्लस कॉस एक्स 4 कॉस एक्स, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको सॉल्व कर रहा हूँ। 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कितना आएगा, 3 कॉस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स साइन एक्स। अब इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। -4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको एक गलती बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं। देखो ये इसके बाहर है, ये पूरी स्टेटमेंट में से बाहर नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मान लो ये x है, यहाँ पर 1 प्लस 2 है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप कट कर सकते हो बड़े आराम से। और दूसरी सिचुएशन ये है, तो इसको अब हम कट नहीं कर सकते, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 कॉस एक्स माइनस 4 2x साइन एक्स, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप। इसको इससे किया, कितना आएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को इससे किया -2 कॉस एक्स। एक्चुअली यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, मैं ठीक कर देता हूँ, -2 कॉस एक्स। अब यहाँ पर कितना आएगा, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 2 वाली ब्लू में लिखी हैं, ये वाली मैंने ब्लैक में लिखी हैं। अब इस माइनस को फिर से अब अंदर ले जाओ, कितना बनेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स। बस अपना फोकस मत लूज करना, -2x साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब कुछ टर्म्स पक्का कैंसिल आउट होंगी, तो बिल्कुल भी घबराना मत। तो ये हमारा इतना कर लिया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये टर्म जो है इससे कैंसिल आउट है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो एक और टर्म कैंसिल आउट हो रही है, मुझे दिखी नहीं है, ये वाली, तो ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ध्यान से देखना ज़रा। तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाली टर्म और ये वाली जो टर्म है इनको कंबाइन करने वाला हूँ। तो 6 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स कितना आएगा, 4 कॉस एक्स। अब इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अब जब भी पढ़ो आपको झट से पता लग जाए कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब एक और टर्म है, ध्यान से देखना, ये वाली 3 कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाली टर्म। और लास्ट में एक और टर्म कौन सी रहेगी हमारे पास, ये वाली -4। तो ऊपर से हमारा सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास जस्ट इतना रह गया। ठीक है, अभी भी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो, क्योंकि इसको इज इक्वल टू 0 करना है ताकि हमारे पास इंटरवल आ पाए। अब देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अब इसको ना मैं थोड़ा सा हैंडल कर सकता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 4 कॉस एक्स माइनस 4, इसको इकट्ठे ही लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये मैंने ऐसे क्यों किया है आपको अभी बताता हूँ। सॉरी, यहाँ मैंने 2 लिख दिया गलती से, इसको ठीक कर देता हूँ मैं। अब आप सभी को पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसके लिए मैंने बनाया है, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा कितना होता है 1, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया। तो 4 कॉस एक्स माइनस 4, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से ना आप 3 कॉमन ले लो,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश एक्स 4 कॉस एक्स माइनस 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई है। तो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और भी सॉल्व कर सकते हैं। -4 + 3 कितना आएगा? 4 कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स -1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पहली बात तो आपको लगेगा सर ये क्रैमिंग है, बट मुझे लगता है कि सब कुछ कॉस में है। देखो कॉस कॉस, ये अकेला साइन स्क्वायर है, तो इसको भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उससे मुझे बेनिफिट ही होगा। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ मतलब कि कॉस में है, तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे पास सिमेट्री बन पाए। इतना इसलिए इसको सॉल्व करना है ताकि उतना ही मुझे x की वैल्यू निकालनी ईजी रहे। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, फिर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मैंने फिल की है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरा आंसर जो है वो आने वाला है 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय, अब ये 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं ना, तो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करो, कॉस एक्स को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 4 माइनस कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक ना वो जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो सेम था। इसके बाद मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर ना हमें ये प्रूव करना था कि 0 और 90 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मैंने वहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया था, हमें अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब आपको बताया कि cos x जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। तो किसी भी सूरत में ये इसका स्क्वायर है, इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। सेम वे से cos की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 है, 1 फिल कर लो 3 आएगा, छोटी से छोटी वैल्यू फिल कर लो -1 मतलब 5 आएगा। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो ले दे के बाद cos x पर रह गई थी, अब cos x पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग। ये जस्ट मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि हमें इंटरवल खुद से ढूंढने हैं। तो विच एम्प्लाइज कॉस एक्स, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। इसको 0 के इक्वल रखा, तो विच एम्प्लाइज कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 0 इन समथिंग कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और वैसे भी नीचे वाली चीज़ कभी भी 0 नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स की बड़ी से बड़ी, देखो इसको अगर 0 करना है तो यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू मुझे -2 चाहिए, और कॉस एक्स की सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। छोड़ दो इन बातों को, उधर ले जाके ख़त्म कर दो बस इसको। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, ईदर cos x इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और बोथ। तो cos x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से cos x इज इक्वल टू 4। अब ये जो वैल्यू है ये रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है? क्योंकि आपको पता है cos x जो होता है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करता है। देयरफॉर cos x can't be equal to 4।
तो ये 4 की इक्वल नहीं हो सकता। तो विच एम्प्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब कॉस एक्स 0 कहाँ कहाँ पर होता है आपको पता है। कॉस 90 कितना होता है 0। तो कॉस 90 कितना होता है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 90 और π/2 तो श्योर है। तो हमें और भी वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे 90 के मल्टीपल्स पढ़ेंगे, जैसे 180, 93 ज़ा 270, 94 ज़ा 360। तो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स पूरे हो गए। तो कॉस 180 को कैसे चेक करेंगे हम, कॉस 90 प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको क्वाड्रेंट्स की तरफ लेके जाना चाहूँगा। 90 पे क्या होता है इंटरचेंज, साइन 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन 91 होता है मतलब -1। अब सेम वे से कॉस 270, इसको आप लिख लेना 180 प्लस 90। अब 180 पे क्या होता है नो चेंज, कॉस 90। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस 90 0 है। सेम वे से कॉस 360, बहुत से बच्चों को ये वैल्यू आती होंगी पहले से, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। कॉस 270 प्लस 270 पे इंटरचेंज साइन में, 270 प्लस थीटा फोर्स में कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 1 आएगा। तो ध्यान से देखो, एक वैल्यू -1 आई है, एक 0 आई है, एक 1 आई है। मुझे 0 चाहिए। 0 कहाँ पर है 270 पर। तो 270 और 3π/2, 90 × 3 3 मतलब कि 270 आ गई। तो हमारे दो एक्स की मतलब दो वैल्यूज़ आ गई। तो इसको हमें क्या करना है, अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब ऐसा करते हैं, इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो मैंने उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मली जो हमारी नंबर लाइन होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, -∞ टू +∞। बट यहाँ पर ये 0 से लेके 360 तक ही होता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि आप एंड पॉइंट्स भी चेक करोगे। नॉर्मली यहाँ पर -∞ होता है तो हम उसके बीच में ही चेक करते हैं, बट यहाँ पर हम एंड पॉइंट्स भी चेक करेंगे, नहीं तो आपके आंसर में गड़बड़ जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। एंड पॉइंट्स पर चेक करना जरूरी है ताकि हमें पता लगे इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो f'0 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 4 माइनस cos 0 2 प्लस cos 0 का स्क्वायर। तो cos 0 1 होता है, 4 माइनस 1, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें इसका आंसर पहले से पता है। तो 1 यहाँ पर 3, नीचे कितना आएगा 3 का स्क्वायर मतलब 3/9। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर एंड पॉइंट पर हमारी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। ये एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल है, वो कौन सा है, 0 और 90 के बीच में। तो 0 और 90 के बीच में, 90 इंक्लूड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच में आप सोच लो जो इजी वैल्यू है कॉस की, ऐसा करते हैं 60 कर लेते हैं, 60 इजी वैल्यू है। ठीक है, इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि इजी मुझे पता है ये 1/2 है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी। 60 मतलब π/3। ठीक है, तो cos π/3 4 माइनस cos π/3 2 प्लस cos π/3 का होल स्क्वायर। cos π/3 1/2, 4 माइनस 1/2 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो f'π/3 तो 1/2, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7/2, नीचे कितना का 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/4, और नीचे कितना है 25/4 मतलब 7/25 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर भी। तो इसके बीच में भी हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब ये एक फॉर्मेलिटी है जो मैं करने वाला हूँ, एट x इज इक्वल टू π/2, f' π/2।
तो कॉस पाई बाय 2, 4 माइनस कॉस पाई बाय 2, 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश पाई बाय 2 ये कितना आएगा 0, 4 माइनस 0, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 इन समथिंग 0 ही आएगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। अब मैं आपको वैसे एक बात बता देता हूँ, आप इसका जब सोल्यूशन देखोगे ना तो बहुत से टीचर्स यहाँ बहुत सारे सोल्यूशंस में ये लिखा होता है, ऑब्वियसली बात है कि इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। कॉस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। वो सिंपल सी बात है। और वो शायद इसका इंटरवल, आप भी शायद इसका इंटरवल ऐसे लिखोगे कि 0 और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक ये हमारा इंक्रीजिंग के लिए, बट ये गलत है। मैं आपको बता दूं ये गलत क्यों है, क्योंकि 0 को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, 0 को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 0 x 0 पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 की इक्वल नहीं आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कौन सी वैल्यू को इंक्लूड करना है, कौन सी को नहीं, इसलिए मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहो तो जिस तरह से मर्जी कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल है वो है पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, ठीक है, मतलब 90 से बड़ी वैल्यू। अब आपको पता 90 से बड़ी वैल्यू हम ऐसा करते हैं 180 सोच लेते हैं, क्योंकि 180 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था। कॉस जो 180 है वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था। तो एफ डैश पाई, इसको लिखते हैं कॉस पाई, 4 माइनस कॉस पाई, 2 प्लस कॉस पाई का होल स्क्वायर। तो एफ डैश पाई, कॉस पाई -1 -1 -1, तो -1 इंटू 5, 4 + 1 5, नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई -5, मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके बीच में हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब फिर से एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने बताया ये फॉर्मेलिटी है कि 3 पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0। अब इस इंटरवल में चेक करना है और एंड पॉइंट पे चेक करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने इतने इंटरवल चेक कर लिए थे, तो नेक्स्ट इंटरवल हमारा कौन सा है, नेक्स्ट इंटरवल है हमारा 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। अब इसके बीच में देखो 270 है या 360 है। अब ऐसा करो एफ डैश इसकी जो वैल्यू है वो कितनी सोच लो 300। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कितना था हमारा कॉस 300, 4 माइनस कॉस 300, 2 प्लस कॉस 300। अब 300 से घबराना मत, वैसे ये पॉजिटिव वैल्यू है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कॉस 300 को लिख लेना आप 270 + 30। 270 पे क्या होता है इंटरचेंज साइन में। अब कॉस 270 + थीटा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो यानी कि यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है 1/2। तो एफ डैश 300 1/2, 4 माइनस 1/2, 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2, 2 4 8, 7/2, 2 2 4, 4 + 1 5/2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया 7/4, 25/4। तो यानी कि एफ डैश 300 की वैल्यू कितनी आ गई 7/25, मतलब पॉजिटिव। अब लास्ट हमारा एंड पॉइंट रह गया। अब उस पर भी चेक कर लेते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो एंड पॉइंट कितना है एट x = 2 पाई, ताकि हमें पता लगे कि उसको इंक्लूड करना है या नहीं। एफ डैश 2 पाई, कॉस 2 पाई, 4 माइनस कॉस 2 पाई होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस 2 पाई का स्क्वायर। एफ डैश 2 पाई, अब 2 पाई की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं,
360 कितनी होती है 1, 4 माइनस 1 तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 3/9 मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि इसको भी हमें इंक्लूड करना है। अगर ये 0 आ जाती फिर बात और होती है, बट अब हमारे सारे इंटरवल आ चुके हैं। अब जस्ट हमें अपना आंसर लिखना है तो वो लिख लेते हैं। अब देखो लास्ट में मैं अपना आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीन में ये पॉजिटिव है लास्ट पॉइंट पर, स्काई कलर में ये पॉजिटिव है, पिंक में ये पॉजिटिव है, पर्पल लास्ट पॉइंट पर ये पॉजिटिव है। तो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 इंक्लूड है, 2π/2 ये इंक्लूड नहीं है, 3π/2 2π ये इंक्लूड है। बट अगर आपको 0 इंक्लूड करना है, आपको पता है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक फ़र्क होता है कि इंक्रीजिंग में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर आपको वो इंक्लूड करना है ताकि f'(x) 0 बन पाए, तो ये यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट डालेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, एनसीईआरटी कंफ्यूज कर रही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अलग डेफिनेशन है, इंक्रीजिंग की अलग डेफिनेशन है। बट वो कभी कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग बोल देते हैं और बोल भी सकते हैं, और कभी कभी वो इंक्रीजिंग के लिए यही आंसर करते हैं या कभी कभी यही करते हैं। तो मैं जस्ट आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये आंसर करना है, इसको आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, बट एक्चुअल में सही में इंक्रीजिंग का आंसर ये है। अब उसके बाद हमारा फंक्शन इसका ऑरेंज कलर में ये डिक्रीजिंग है, इस इंटर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब सेम वे से अगर हम 0 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये हमारा क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हम π/2 और 3π/2 को इंक्लूड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाल लिया। तो क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट जो हमारा डेरिवेटिव है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया। बट अगर आपको ये लग रहा है कि ये डेरिवेटिव थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उस तरह से इस डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हो। मैंने जस्ट ये आपको इसलिए बताया है ताकि आपके पास दोनों मेथड हो। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, आप किसी भी ऑप्शन से आप जो डेरिवेटिव है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। डेरिवेटिव किया, फुल सॉल्व किया, 0 के इक्वल रखा, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि cos x 0 होगा या 4 माइनस cos x। अब cos x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, इसलिए वो रिजेक्ट होगी, तो cos x इज इक्वल टू 0। तो मैंने सभी 90 के मल्टीपल पढ़े, 90, 180, 270, 360, तो 270 पर भी 0 है, 90 पर भी 0 है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ किए, सभी पर चेक किया पॉजिटिव नेगेटिव, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आपको हो सकती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को लेके, बट मैंने दोनों तरह से आंसर करने की कोशिश किया। आपको जिस तरह से ठीक लगेगा आप उस तरह से आंसर जो है वो कर सकते हो।